दोस्तों, तेजी से बदल रहे भारत की तस्वीर अब अलग ही नजर आने लगी है, जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े देश चौंक गए हैं। जहां वो आत्मनिर्भर हो रहा है, तो वहीं यहाँ कुछ ऐसे बदलाव भी आए हैं जिसके बारे में पहले शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इसमें से एक है डिजिटल ट्रांजैक्शन। भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन का चलन तेजी से बढ़ रहा है। साल 2020 में कोरोना की दस्तक के बाद देश में डिजिटल पेमेंट का चलन 4 गुना तक बढ़ चुका है। देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन की रकम साल 2016-17 में 1004 करोड़ रुपए थी, जो साल 2020-21 में बढ़कर 5554 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ये काफी चौंका देने वाले आंकड़े हैं। इसमें यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का सबसे ज्यादा अहम किरदार रहा है। यूपीआई ने देश में कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दिया और डिजिटल लेन देन आसान बना दिया। इसके चलते बीते 4 साल में वैल्यू के हिसाब से रिटेल डिजिटल पेमेंट में यूपीआई की हिस्सेदारी 2 गुना से ज्यादा हो गई है। यूपीआई ने भारत को उस मुकाम पर ला दिया है जहां चीन, अमेरिका और साउथ कोरिया भी पीछे रह गए हैं। यूपीआई की सक्सेस को देखते हुए दूसरे देश भी इसे अपना रहे हैं। यही नहीं, गूगल ने खुद अमेरिका के फेडरल रिजर्व को यह सुझाव दिया है कि उसे भी भारत की तरह रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बनाना चाहिए। दुनिया के बहुत से देशों ने नोटिस किया है कि यूपीआई से ट्रांजैक्शन बहुत ही आसान है, जो दूसरे ऐप में मौजूद नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको यूपीआई की खासियत के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप जानेंगे कि कैसे ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को आसान बनाता है। दोस्तों, डिजिटल पेमेंट को लेकर इससे पहले भारत दुनिया के बाकी देशों से काफी पीछे था। साल 2013-14 तक भारत बहुत सीमित दायरे में था, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से इसमें अभूतपूर्व बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2014 से पहले तक भारत में ज्यादातर ट्रांजैक्शन कैश, चेक इत्यादि से चलता था। हालांकि उस दौरान भी ई पेमेंट मौजूद था, लेकिन लोग उसका इस्तेमाल बेहद कम करते थे। और 2013-14 के आंकड़ों को देखें तो भारत ने ई ट्रांजैक्शन में महज 220 करोड़ रुपए का लेन देन किया, जो पूरी दुनिया में होने वाले ई ट्रांजैक्शन का बहुत छोटा सा हिस्सा है। कैश में ट्रांजैक्शन अक्सर कर चोरी को बढ़ावा देता है, क्योंकि ज्यादातर व्यापारी कैश में की गई लेन देन का हिसाब किताब नहीं रखते या फिर उस हिसाब किताब में हेरा फेरी करते हैं। वहीं जब लेन देन ई पेमेंट के जरिए होता है तो उसका पूरा हिसाब मौजूद होता है, इसीलिए चाहकर भी कोई इसमें हेरा फेरी नहीं कर सकता है। इसके साथ ही इसका हमारे पर्यावरण पर भी काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि नोट चलन में आते जाते रहने से वो फट जाते थे, जिसके बाद नए नोट छापने पड़ते हैं, जो ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव के खिलाफ है। इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए भारत को इंडिनियस पेमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ी। साल 2016 में एनपीसीआई ने यूपीआई को लॉन्च किया, जो काफी सफल रहा और जिसे अब दूसरे देश भी अपना रहे हैं। लेकिन यहाँ ये सवाल आता है कि दूसरे ऐप से बेहतर क्यों है और ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, इसे बड़ी ही आसानी से समझा जा सकता है। यूपीआई से आप अपने बिलों का भुगतान कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को पैसा भेज सकते हैं। यूपीआई का इस्तेमाल करने के लिए आपके स्मार्टफोन में यूपीआई ऐप डाउनलोड होना चाहिए और उस फोन का नंबर आपके बैंक खाते में रजिस्टर्ड होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NCPI) ने यूपीआई की पहल की थी। ये एक नॉन प्रॉफिट प्रोवाइडर है। NCPI देश के बैंकों और एटीएम के बीच होने वाले ट्रांजैक्शन को मैनेज करने का काम करती है। हर बैंक का अलग यूपीआई ऐप होता है। अपने स्मार्टफोन के प्ले स्टोर में जाकर अपने बैंक का यूपीआई ऐप खोजकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसे इंस्टॉल करने के बाद उसमें साइन इन करना होगा। फिर वहां आपको अपने बैंक की डिटेल भरकर अपना यूपीआई खाता बना लें। यूपीआई सिस्टम तत्काल भुगतान सेवा यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस (IMPS) पर काम करता है। ये सर्विस नेट बैंकिंग के लिए काम करती है। स्मार्टफोन में आप अपना यूपीआई पिन नंबर जनरेट करते हैं और ये आपका एक तरह से अकाउंट नंबर बन जाता है। इसी के माध्यम से बिलों का भुगतान और पैसों का ट्रांजैक्शन होता है। हमारी ट्रांजैक्शन में एनपीसीआई इसका कोई चार्ज नहीं लेता है और न ही हमारा बैंक। दोस्तों, आंकड़ों के मुताबिक भारत में हो रहे डिजिटल ट्रांजैक्शन में करीब 60% शेयर यूपीआई का है। इसके जरिए हर महीने करीब 8 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं। भारत जितनी तेजी से डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को लेकर आगे बढ़ा है, उतनी तेजी से दुनिया के विकसित देश भी नहीं बढ़ पाए हैं। 2020 और 2021 में भारत ने चीन, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों को ऑनलाइन पेमेंट में पीछे छोड़ दिया। 2020 में भारत ने चीन के 25.4 बिलियन की तुलना में 25.5 बिलियन रियल टाइम डिजिटली ट्रांजैक्शन किया। 2021 में भारत ने 48.605 बिलियन रियल टाइम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया। ये चीन से 2.6 गुना ज्यादा था। 2021 के आंकड़े बताते हैं कि ग्लोबल रियल टाइम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में 40% हिस्सा भारत का होता है। कई विशेषज्ञों का अनुमान है कि साल 2025 तक भारत पूरी दुनिया में डिजिटल रूप से किए गए ट्रांजैक्शन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 71.7% तक कर लेगा।
अब तक जितने भी डिजिटल रूप से ट्रांजैक्शन हुए हैं, उनमें ज्यादातर हिस्सा यूपीआई के माध्यम से हुआ है। वित्त वर्ष 2018 में इन ट्रांजैक्शन की वैल्यू 1098 बिलियन थी, जो 2022 के वित्त वर्ष में बढ़कर 68.629 बिलियन हो गई। यूपीआई प्लेटफॉर्म पर इस वक्त दुनिया के 316 बैंक दर्ज हैं। 2022 के आंकड़े को देखें तो सिर्फ अप्रैल के महीने में 5.58 अरब रुपए से ज्यादा के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुए हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल ये आता है कि यूपीआई में ऐसा क्या है कि इससे इतना बड़ा बदलाव आया है। वहीं दूसरे सिस्टम जैसे बैंकिंग कार्ड, मोबाइल वॉलेट और इंटरनेट बैंकिंग पिछड़ गए हैं और यूपीआई बढ़ता जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि यूपीआई में ट्रांजैक्शन बहुत आसान होता है, वहीं कार्ड से थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कार्ड में पेमेंट करने के दौरान कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी और कार्ड के होल्डर का नाम लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद ओटीपी आता है, जिसे सबमिट करने के बाद ट्रांजैक्शन संभव हो पाती है। लेकिन यूपीआई में ये सब नहीं होता। वहीं हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई 123 पे लॉन्च किया है। भारतीय रिजर्व बैंक और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने 9 मार्च को यूपीआई 123 पे लॉन्च किया। ये ऐसी खास सर्विस है जिसमें किसी फीचर फोन में भी बगैर इंटरनेट यूपीआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी तक हम इंटरनेट वाले स्मार्टफोन में ही यूपीआई ऐप के जरिए इस पेमेंट की सुविधा लेते रहे हैं, लेकिन अब 123 पे की मदद से हम फीचर फोन में यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे। यहाँ फीचर फोन का अर्थ बटन वाला फोन या बिना इंटरनेट के चलने वाला फोन समझ सकते हैं। भारत की अधिसंख्य आबादी आज भी फीचर या बेसिक फोन का ही इस्तेमाल करती है। इस आबादी को भी यूपीआई की सुविधा मिले, इसके लिए आरबीआई और एनपीसीआई ने 123 पे सर्विस शुरू की है। यूपीआई 123 पे ऐसा सिस्टम है जो किसी बेसिक फोन में स्मार्टफोन जैसी सुविधा देता है। स्मार्टफोन से जैसे यूपीआई पेमेंट या ट्रांजैक्शन का काम होता है ना, वैसा ही काम बेसिक फोन में यूपीआई 123 पे से होगा। ग्रामीण आबादी या निम्न आय वाले लोगों को भी यूपीआई की सुविधा दी जा सके, इसके लिए ये सर्विस शुरू की गई है। यूपीआई सिस्टम की खासियत ये भी है कि ये हाईली सिक्योर्ड है। इसका एन्क्रिप्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसे हर ट्रांजैक्शन में 2 स्टेप वेरिफिकेशन का यूज किया जाता है, जिसके कारण ये ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है। इसे देखते हुए दूसरे देश भी इसे अपना रहे हैं। सिंगापुर, भूटान, मलेशिया, यूएई तमाम देश इसे अपना चुके हैं। लेकिन यहाँ इस सवाल खड़ा होता है कि यूपीआई जब ट्रांजैक्शन फ्री देता है तो कमाता कैसे है। तो दोस्तों, जैसा कि हम तो जानते ही हैं कि जब भी हम किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से पैसे भेजते हैं तो हमें कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ता है, क्योंकि यूपीआई फ्री है। इसे एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया है और सिर्फ भारत में ही इसको यूज किया जाता है। दोस्तों, कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन आपको कोई भी सर्विस देता है जिसका उसको कुछ कमीशन मिलता है। इसी कमीशन से इस ऐप को पैसा आता है। यूपीआई ऐप से आप रिचार्ज, बिजली बिल, पोस्टपेड बिल, गैस बिल और भी बहुत सारे बिल चुकाते हैं, तो कंपनी इसको कुछ प्रतिशत कमीशन भी देती है, जिससे इसकी आय आती है। इसी तरह से अमेज़न पे, गूगल पे जैसे यूपीआई एप्लीकेशन पैसे कमाते हैं।